आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी में मचे बवाल की, कांग्रेस की मजबूती से डरी मायावती की। देखेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ होने वाले खेल को, बीजेपी पर लगे गंभीर आरोप को। जानेंगे चंपई सोरेन के बदलते बयानों को और बात होगी कंगना रनौत को लगी आलाकमान की फटकार की। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार, तो कौन देगा जवाब? लिया जुबैर अहमद ने। हमसे कोई नहीं। जुबैर अहमद को जानते हैं दरोगा को? हमसे कोई नहीं। हमारी आते मुलाकात में नाम मिले हैं, ना जानते हैं, ना किसी प्रकार के बयान नहीं दिए। तो चाचा ये आधार कार्ड आपने किसको दिया था? ध्यान तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है कोतवाली भीरा। इसमें तैनाती है उप निरीक्षक जुबैर अहमद की, जिन्होंने अपराध संख्या 609/2023 की विवेचना करते हुए अपने मित्रों का बचाव करते हुए विधिविरुद्ध तरीके से बाबूराम जी को चश्मदीद गवाह के रूम में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से संबंधित बयानबाजी कर एसी रूम में बैठकर विवेचना खत्म कर ली। माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचना पत्रावली पेश की। जब इस संबंध में बाबूराम जी से पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ इस प्रकार से जवाब दिया। चाचा क्या नाम है आपका? बाबूराम। ठीक है चाचा, क्या आपने ये घर आप ही का है? आप देख सकते हैं बहुत सब्र और इज्जतदार आदमी है, यहाँ पे इनकी बहुत वैल्यूएशन है, लोग बड़े इज्जत से इनका नाम लेते हैं, फार्मर भी हैं। लेकिन चाचा आपके इसमें एक बयान नोट है, ये आपका आधार कार्ड लगा हुआ है और इसमें एक बयान है लाल, ये आपका आधार कार्ड है, देखिए यादव है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आधार लगा? हाँ ये आधार कार्ड लगा हुआ है। कौन लगा? अभी हम बता रहे हैं आपसे। और इसमें आपके बयान दर्ज है, ये लिखा है बाबूराम, उम्र आपकी 64 साल है और आपने बयान दिए हैं, उसमें लिखा है साहब रास्ता का विवाद केवल विक्रांत व विशाल पुत्र नथु और रामकिशोर से है। हम भैया रामकिशोर से है, रामफूल से यूसुफ इदरीसी का था। अगर यूसुफ ने एफआईआर में किसी अन्य लोगों का नाम लिखाया तो झूठा ही लिखाया होगा और घटना में लूट की घटना नहीं हुई है, क्योंकि वो घटना बहुत से लोगों ने देखी। आप लोग घटना से संबंधित हो सकते हैं। इस तरीके का बयान लिया जुबैर अहमद ने? हमसे कोई नहीं। जुबैर अहमद को जानते हैं दरोगा को? हमसे कोई नहीं। हमारी आते मुलाकात में नाम मिले हैं, ना जानते हैं, ना किसी प्रकार के बयान नहीं दिए। तो चाचा ये आधार कार्ड आपने किसको दिया था? ध्यान है? आधार कौन दिया हमारा? अब ये आधार कार्ड आपका इसमें लगा, दस्तखत देखो आप ही के हैं? ना हमारे दस्तखत नहीं। दस्तखत नहीं आते? क्या आवास उवास में तो नहीं दिया है? हाँ आवास में लगा। आप देख लीजिए पुलिस किस तरीके से सज्जन समाज के सब व्यक्ति को उलझाती है और किस तरीके से इनको प्रताड़ित करती है कि इनके झूठे दस्तावेजों में गवाह के रूम में प्रेजेंट करती है, कोर्ट को भी गुमराह करती है और सामने वाले शख्स को परेशान करती है। हम एफआईआर 609/2023 तक जाएंगे। महाराष्ट्र में गिरी 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा। पीएम मोदी ने पिछले साल किया था अनावरण, विपक्षी दल ने एनडीए सरकार को घेरा। सीएम भगवंत सिंह मान का बड़ा फैसला, किसान आंदोलन में जिन किसानों की गई जान उनके परिजनों को दी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश, 4 हफ्तों के भीतर खुली जेलों की दें जानकारी। शेयर बाजार में तेजी, 611 अंकों की तेजी के साथ 81,698 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 187 अंकों की तेजी के साथ 25,010 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी में घमासान मच गया। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान से नाराज हो गए और मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दबाने के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट वापस भी ले ली, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी होते ही फिर बवाल मच गया। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी में घमासान मच गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में पार्टी को अपने ही नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सोमवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसे चंद घंटे बाद ही वापस ले लिया गया। इसे लेकर बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। वहीं कुछ देर बाद बीजेपी ने 15 नामों की एक संशोधित लिस्ट जारी की, जिसके बाद टिकट न पाने वाले नाराज नेताओं और उनके समर्थकों ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता ही गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं से खुद को बचाने के लिए पार्टी अध्यक्ष ने खुद को अपने ही कैबिन में बंद कर लिया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने लिस्ट में स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं दी है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता बेहद नाराज हो गए हैं। इससे साफ है कि चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ गई हैं, जिससे जाहिर हो गया है कि चुनाव से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
चुनाव के समय इस तरह की खबरों का सामने आना राज्य में पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने नाराज नेताओं को किसी तरह मनाने की कोशिश करती है या फिर ये नेता बगावत की राह अपनाते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है और अब तो उनके अपने नेता भी नाराज हो गए हैं। यानी जम्मू कश्मीर बीजेपी के हाथ से फिसलता दिख रहा है। फिसल तो महाराष्ट्र भी सकता है बीजेपी के हाथ से, जिसकी वजह उसके अपने सहयोगी बन रहे हैं। खबर है कि अजीत पवार एनडीए से अपनी राहें अलग कर रहे हैं। आखिर क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले ही महायुति में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि महायुति के कुछ नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कोल्हापुर के समरजीत सिंह घाटगे ने संकेत दिए थे कि वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 और बड़े नेताओं ने महाविकास आघाड़ी का दामन थामने के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने बीजेपी के नाराज नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू भी कर दी है। चर्चा है कि बीजेपी नेता समरजीत घाटगे जल्द ही शरद पवार खेमे में जा सकते हैं। वो कागल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गुट के विधायक अतुल बेंके और बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मदन भोसले का नाम शामिल है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। शरद पवार के जुन्नर दौरे पर बेंके ने उनसे मुलाकात की थी। दोनों के बीच बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि बैठक के बाद बेंके का कहना था कि कुछ भी हो सकता है। शरद पवार और अजीत पवार भी साथ आ सकते हैं। उनके बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद बेंके समेत अजीत पवार की घर वापसी की भी चर्चाएं तेज हैं। साफ है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ बड़ा खेला होने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं, जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है। विपक्ष ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, लेकिन मायावती की नींद कांग्रेस ने उड़ा दी है। कांग्रेस की बढ़ती मजबूती मायावती को डरा रही है। ये बात मायावती की ट्वीट में साफ जाहिर हुई। आखिर ऐसा क्या लिखा था ट्वीट में, देखेंगे रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीएसपी चीफ मायावती परेशान है। बीएसपी का वोट तेजी से बिखरा है। समर्थक साथ छोड़ रहे हैं। बीएसपी के दिग्गज नेता दूसरा ठिकाना तलाश कर रहे हैं। तो वहीं मायावती को समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे चूक कहां हो रही है। मायावती को सबसे ज्यादा डर कांग्रेस और राहुल गांधी से लग रहा है, तो अखिलेश यादव ने भी उनकी परेशानी बढ़ा रखी है। दरअसल राहुल गांधी ने जब से जाति जनगणना और संविधान बचाने की लड़ाई शुरू की है, उसी दिन से बीएसपी चीफ परेशान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 24 अगस्त को इलाहाबाद में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था, जिसके बाद मायावती ने भी राहुल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और उसके बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें, जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। मायावती लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का लगातार मजबूत होना, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी का ही फायदा बीएसपी को मिला था और वो मजबूत हुई थी। अब जब कांग्रेस का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जा रहा है, तो मायावती परेशान है। मायावती कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। कोशिश तो बीजेपी भी कांग्रेस को तोड़ने की कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस करने की जुगत में है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की पोल खोल दी और बीजेपी बुरी तरह घिर गई। आखिर क्या थी बीजेपी की प्लानिंग, जानेंगे रिपोर्ट में। कर्नाटक की सियासत में उबाल है। बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों पर ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने बीजेपी पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि 23 अगस्त को मुझे फोन पर 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। बीजेपी के लोग 50 विधायक खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। बीजेपी राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रही है। बता दें कि रवि कुमार गौड़ा कर्नाटक की मांड्या सीट से विधायक हैं और उन्होंने प्रमुख रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री
और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने भी इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए थे। और देखा जाए तो फिलहाल कर्नाटक में परिस्थितियां भी दिल्ली जैसी ही बनी हुई है। सीएम सिद्धरामैया पर MUDA मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी उनके खिलाफ आंदोलन भी कर रही है और ऐसे में ऑपरेशन लोटस के ये आरोप काफी हद तक सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखे जा रहे हैं। कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस कामयाब होता नहीं दिख रहा। कोशिश तो वैसे झारखंड में भी की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सूझबूझ के आगे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर चंपई सोरेन पर पड़ा। वो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें अब क्या करना है। इसी बीच वो एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। क्या है इस दौरे की वजह, देखिए रिपोर्ट। चंपई सोरेन बीते कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जेएमएम के बागी नेता एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। चंपई के इस दौरे ने एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इस दौरे पर क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, इस पर जवाब देते हुए चंपई ने कहा कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। उनके बयान से ये तो साफ नहीं हो पाया कि उनके दिल्ली आने का मकसद क्या है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए चर्चाएं तो ये चल रही हैं कि बीजेपी चंपई को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। चंपई को शामिल करने से बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो चंपई के कुछ विधायकों के साथ पाला बदलने की बात सामने आई थी, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो संगठन नहीं तोड़ेंगे। और चंपई की अपनी लोकप्रियता इतनी ज्यादा नहीं है कि वो झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी को मजबूत कर सके। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अपने इस दिल्ली दौरे पर चंपई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस मुलाकात में वो खुद को पार्टी में शामिल करने का अनुरोध करते हैं या बीजेपी उन्हें प्रस्ताव देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी ने चंपई सोरेन को कहीं का नहीं छोड़ा और अब उनसे पीछा छुड़ा रही है। वैसे पीछा तो कंगना से भी बीजेपी ने छुड़ा लिया, जब पार्टी सांसद ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया। आखिर ऐसा क्या बोल गई कंगना कि बुरी तरह घिर गई बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर ही अपने बड़बोलेपन की वजह से विवादों में दो चार होती रहती हैं। हाल ही में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। इसे लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई और अब पार्टी ने कंगना के बयान से पूरी तरह किनारा कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि कंगना के पास पार्टी का पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उनको इस बात की अनुमति है। कंगना से कहा गया है कि वो भविष्य में इस तरह के बयान देने से बचे। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के वक्त किसानों के द्वारा हिंसा को अंजाम दिया गया और अगर किसान बिल वापस नहीं लिया जाता तो किसान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे और अगर उस समय केंद्र सरकार मजबूत नहीं होती तो भारत की स्थिति वर्तमान के बांग्लादेश जैसी हो जाती। साफ है कि कंगना के बयान पर चुप्पी साध कर बीजेपी पर कंगना के मौन समर्थन का आरोप लगता और बीजेपी पर एक बार फिर किसान विरोधी होने का ठप्पा लग जाता। इसलिए पार्टी को बयान जारी करना पड़ गया। बीजेपी ने कंगना के बयान से दूरी बना ली है तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े सहयोगी पार्टी उससे दूरी बनाती दिख रही है। जेडीयू ने विपक्ष के समर्थन में मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद एनडीए में फूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। इजरायल के मुद्दे पर एनडीए बटा हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने इजरायल को लेकर विपक्ष से सहमति जताई है और साथ ही सरकार से बड़ी मांग रख दी है। केसी त्यागी ने मांग की कि भारत इजरायल को गोला बारूद की आपूर्ति रोके। विपक्ष तो लंबे वक्त से ये मांग कर रहा है, अब जेडीयू के प्रवक्ता ने भी ये मांग करके मोदी सरकार के सामने कड़ी चुनौती रख दी है। दरअसल नई दिल्ली में विपक्षी दलों के एक ग्रुप ने फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात की। इस बैठक में कांग्रेस, आप, सपा के नेता तो शामिल थे ही, साथ ही जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी भी शिरकत किए, जिसके बाद उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें लिखा था कि फिलिस्तीन में इजरायल द्वारा तबाही में भारत की भागीदारी नहीं हो सकती है। भारत सरकार इजरायल को हो रही गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए और इस पर केसी त्यागी के भी हस्ताक्षर थे, जो सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना। केसी त्यागी ने बताया कि जेडीयू ने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उनके बयान से एनडीए खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। एनडीए के ही सहयोगी दल इजरायल हमास के मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं दिख रहे हैं।
और एक के बाद एक मुद्दों पर सहयोगी दलों में बढ़ती असहमति को देखते हुए एनडीए में फूट की चर्चाएं भी तूल पकड़ रही हैं। ऐसे में सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नोएडा ट्रैफिक पुलिस आजकल काफी चौकन्नी हो गई है। अब देखिए ना, आनन फानन में उसने एक कार का चालान कर दिया और साथ में ये भी कहा कि चालक हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। अगर वो चाहते तो एक चालान और कर सकते थे पार्किंग का। चौंके ना, पार्किंग का इसलिए क्योंकि गाड़ी नोएडा में नहीं रामपुर में पार्क की हुई थी, है कि नहीं? आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।